सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आप लोगों को पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का पुनर्अभ्यास कराया था। मैंने कविता की व्याख्या एवं भावार्थ आप लोगों को बताया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तर आपको लिखने थे। आज मैं आपको पाठ 2 दादी माँ का पुनर्अभ्यास करा रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को कहानी का सार बताऊंगी, फिर प्रत्येक अनुच्छेद की व्याख्या करूंगी बच्चों, और फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछूंगी। यदि उन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं तो आप लोग मत लिखिएगा, केवल उन प्रश्नों के उत्तर याद करिएगा। यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बच्चों कहानी का सार बता रही हूँ। दादी माँ कहानी में लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में ही वर्णन किया है। उसने बताया है कि कैसे बचपन में दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और हर परेशानी से बचाती थी। दादी माँ जरा से उसके बीमार होने पर उसकी दिन रात सेवा में लगी रहती थी। वह केवल घर के लोगों की ही जो है सेवा नहीं करती थी, उपचार नहीं करती थी, बल्कि गांव के सभी लोगों, किसी के घर में भी कोई बीमार होता था तो वो वहां जाती थी और उन्हें कई प्रकार की दवाइयों के नाम मालूम थे। उनके द्वारा ही वो उन लोगों का जो है उपचार करती थी, घर में साफ सफाई की हिदायत देती थी और किस बीमारी में क्या खाना चाहिए ये सब सलाह लोगों को देती थी। वो लोगों की सहायता करने के लिए भी तैयार रहती थी। यदि किसी को पैसों की आवश्यकता होती थी और उनसे लेने आता था तो वो उसकी सहायता अवश्य ही करती थी। लेखक को याद आती है घटना कि कैसे उन्होंने रामी चाची को पैसे दिए थे, फिर उसके कर्ज को माफ कर दिया था और बाद में उसकी बेटी के विवाह पर उसे अतिरिक्त पैसे भी देकर आई थी। और घर में भी दादाजी की मृत्यु होने के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन निकाल कर दिए, जिससे कि वो लोग उसे बेचकर लोगों का उधार चुका सकें। तो इस तरह दादी माँ जो है बहुत ही दयालु, कोमल हृदय वाली और उदार हृदय वाली थी, जो सभी की सहायता करती थी। तो ये चित्र जो है वो आज भी लेखक के मन में दादी माँ का अंकित है। तो बच्चों अब हम प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे बच्चों। तो बच्चों पहला अनुच्छेद है ये, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः ही अनमना सा हो जाता है। लेखक कहता है कि आज कई गर्मी, बरसात और बसंत की ऋतुएं मैं देख चुका हूँ, मतलब आयु में मैं काफी परिपक्व हो चुका हूँ, फिर भी सदैव तो नहीं लेकिन कभी कभी जो है अक्सर जो है मेरा मन अनमना सा हो जाता है। थोड़ी सी कठिनाई पड़ने पर ही तो बिना इच्छा वाला हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि मैं घबरा जाता हूँ। ये मनुष्यों का स्वभाव है कि कठिनाई पड़ने पर वो घबरा जाते हैं। तो उसी तरह लेखक का मन भी अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। जो शुभ चिंतक मेरे भला सोचने वाले वो क्या करते हैं, मेरे मुंह पर मुझे छुट्टियों की सूचना इसलिए देते हैं कि तुम जो है इस समय परेशान हो, छुट्टियां आने वाली हैं, तुम अपने घर हो आओ, दुखी हो इसलिए तुम अपने घर हो आओ। और पीठ पीछे क्या करते हैं, कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वही मित्र जो सामने तो इस तरीके से कहते हैं और पीठ पीछे मेरी मजाक बनाते हैं कि ये तो जरा सी परेशानी से घबरा जाता है।
कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाती है तो बहुत ही घबराने लगता है और इस तरह से मजाक बनाते हैं। तो लेखक कहता है, मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा, इन मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। इन पुरानी बातों को सोचने से क्या फायदा, जिनसे कोई भी मतलब न निकले। पर बरबस ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक के सामने कोई छाया सी, धूमिल छाया सी आ जाती है, किसी की, और वो कैसी है, शरद की शीत किरणों के सामने। जो शरद ऋतु होती है उस समय जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो थोड़ी शीतल हो जाती हैं, तो उसके समान ही स्वच्छ, साफ और शीतल जो दूसरों को सुख प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे, ऐसी धूमिल छाया जो है उसके सामने आ जाती है। तो जब ऐसी छाया आती है तो उसे कुंवार के दिन याद आ जाते हैं, बचपन में बिताए हुए अपने कुंवार के दिन। कुंवार महीना बच्चों हिंदी में होता है, जो आपका अक्टूबर का महीना है वही कुंवार का महीना होता है। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार। तो कुंवार के महीने में ही नवरात्र भी होते हैं। तो बच्चों लेखक को लगता है कि कुंवार के दिन आ गए और गांव के चारों ओर जो है वो पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती जो घासों के बीज हैं, सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो कुंवार के महीने में क्या हुआ, उस समय बरसात थम गई है, सूरज की गर्मी तेज हो जाती है। तो वही लेखक याद कर रहा है कि कैसे दूर के सिवान से, सिवान कोई जगह है, वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, क्योंकि पानी में वो घासें मिली हुई हैं तो पानी में थोड़ी थोड़ी सी सड़ने लगी हैं। घेऊर कहते हैं वैसे बच्चों, तुरई की तरह ही होती है घेऊर की सब्जी। और वन प्याज की जड़ें, वन प्याज की जो जड़ें हैं वो भी बहकर पानी में आ गई हैं, क्योंकि पानी बहुत बह रहा है तो खेतों की घास और जो क्या कहते हैं जड़ें हैं वन प्याज की, वो सब बह के आ रही हैं। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज भी आ गए हैं उसमें, और सूरज की गर्मी से पानी जो खौल रहा है तो उसमें वो सड़ कर एक विचित्र गंध पैदा कर रहे हैं, विचित्र की इसकी महक आ रही है। और रास्तों में क्या है, कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, और बीच बीच में जो गड्ढे तालाब है उनमें पानी भरा हुआ है। रास्तों का तो पानी सूख चुका है, लेकिन बीच बीच के जो गड्ढे हैं और तालाब है वहाँ पानी जो है भर गया। गांव के बच्चे क्या करते हैं, उन पानियों में धमाके से छपाक कूद रहे हैं, और क्योंकि गांव के बच्चों को उसमें नहाना अच्छा लगता है, तो वही लेखक भी बता रहा है कि ऐसे में बच्चे कूद रहे हैं। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है, यानी प्रत्येक मौसम की जो है कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। बरसात के मौसम की ये विशेषता होती है। तो लेखक कहता है कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ का महीना बच्चों जून और जुलाई का महीना होता है, जब आम आते हैं उसी समय जामुन भी आते हैं। चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले और दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ खाने को न मिले तो भी अफसोस नहीं है, लेकिन पानी में नहाने को लेखक को कह रहा है कि ना मिले तो उसे बहुत दुख होता है बच्चों। तो गुड़ और लाई की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था कि एक दिन तो कूद सका था और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर क्या मिले
नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो क्या हुआ, चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। तो बच्चों, लेखक कह रहा है कि पार के दिनों में अगर इस तालाब में मैं न कूदूं तो क्या होता है, उसे बड़ा बुरा मालूम होता है। और मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था, परेशान हो रहा था कि एक ही 2 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया, उससे बीमार पड़ गया। और लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, तो कह रहे हैं कि न जाने क्यों अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, हल्की बीमारी नहीं थी। बुखार आया तो बहुत तेज आया। वो कहते थे कि थोड़ा थोड़ा यदि बुखार होता और साधारण दर्द होता है सर में, तो खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना मिलता था, इसलिए उन्हें थोड़ी सी हल्की जो बीमारी होती है अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऐसी चीज नहीं थी। बुखार चढ़ा तो बहुत ही चढ़ा, और रजाई पे रजाई जो है उसके शरीर पर जो है डाली गई, और 12 बजे की रात बाद उतरा। तभी वो बता रहा है कि उस समय दादी ने क्या किया। तो बच्चों, ये अगला पैराग्राफ देखें। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिर पर सद्यः टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधार के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती तो कभी दाल चीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। तो लेखक कह रहा है कि बच्चों, कि मैं दिन में चादर लपेटे सोया था, रात में 12 बजे बुखार उतर गया, दादी माँ नहा धोकर आई, उसी झाग वाले घर में ऐसा महसूस हो रहा था, और उन्होंने जो है शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहन रखी थी, उनके बाल भी जो है वो सफेद थे, जैसे सन होता है उसी तरह से, और उसके जो बाल थे उससे सद्यः माने तुरंत टपका हुआ जो जल है उसकी शीतलता महसूस हो रही थी। और आते ही उन्होंने क्या किया, लेखक के सर और पेट को छुआ, और अपने जो आंचल की गांठ मतलब जो साड़ी के किनारे में उन्होंने मिट्टी बांध रखी थी कोई चमत्कारी, तो उसको खोलकर उसको लेखक के माथे पर लगाया, और उसके मुंह में भी वो थोड़ी सी मिट्टी डाली, और रात दिन उसकी चारपाई के पास बैठकर उसकी सेवा करती, कभी दालचीनी का लेप लगाती, और छू छू कर उसके बुखार को देखती रहती। उन्होंने देखा कि हांडी में पानी लाया गया उसके पीने के लिए कि नहीं, उसमें पीपल की छाल का छौंका लगाया है कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल जो है तो बिल्कुल मिल गई है कि नहीं, और कोई बीमार के जो है कमरे में सीधे बिल्कुल बाहर से आकर मिलने न जाए। इस तरह से वो लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती रहती। दादी को बहुत सी दवाइयों के बारे में जानकारी थी, तो अगले पैराग्राफ में ये लिखा है। बच्चों, दादी माँ को गांव गंवई की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, साफ सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, महेश महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू
डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी को सिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। लेखक का कहना है कि अब जो है दादी माँ पहले क्या करती थी, उनको बहुत सी दवाइयों के, घरेलू दवाइयों के नाम याद थे, तो वो गांव में भी कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी भी देखभाल करने के लिए जाती, साफ सफाई के लिए सलाह देती और उन मरीजों का भी पेट और माथा छूकर बता देती थी कि अनुमान के साथ कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है ना। और महामारी, कोई भी महामारी, जैसे उस समय कोरोना की महामारी हुई है बच्चों, उसी तरह विषुचिका मतलब डायरिया वगैरह, हैजा, चेचक, ये भी कुछ मौसम में अवश्य होता है। तो उस समय वो क्या करती थी कि साफ सफाई रखने की हिदायत देती थी और स्नान आदि करने के बाद जो है लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार, यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जल देती थी लोगों को। गूगल घर में जलाती थी, धूप जलाती थी और साफ सफाई की भी हिदायत देती थी। और उन्हें ये भी कि दवा में देर हो जाए या मिर्चियाँ शहद खत्म हो जाए घर में, या जो बिस्तर के गिलाफ वगैरह न बदले जाएं, तो वो क्या होता था, उसको देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वे पागल सी हो जाती थी। लेखक कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई जो है उस तरह प्यार भरी देखभाल नहीं करता है। अब क्या होता है, डॉक्टर दवाई दे जाता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज जो है वो खिचड़ी या साबूदाना बना देता है, लेकिन कोई प्यार से जो है खिलाने वाला नहीं है। और कुनैन मिक्सचर वाली जो शीशी है उसकी जो कड़वाहट है, तीखापन है, उसके डर से बुखार पहले ही भाग जाता है। और पर न जाने क्यों अब ये बुखार जो है उन्हें आना अच्छा नहीं लगता है कि अब बुखार को नहीं आना चाहिए इस तरीके के, क्योंकि अब कोई देखभाल प्यार भरी नहीं करता है। बच्चों, अब आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, बार परोजन का घर ठहरा, एक काम हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निस्तार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। तो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल कहने, फसल में दूंगी, आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो इस तरह से वो रामी चाची को डांट रही थी। तो लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगी यद्यपि, लेकिन उन्होंने देखा कि दादी जो है वो रामी चाची को डांट रही है। किशन भैया की शादी में भी वो उत्साह और आनंद से लगी रहती, उन्होंने बताया। और कोई भी अगर उनसे पास में पूछने आता और बुलाने आता तो वो बहुत बुलाने पड़ जाती, कहती यदि एक भी काम ठीक से न करूं तो नहीं होगा। यद्यपि गांव के लोग जानते थे कि इस घर में अब उनसे काम नहीं होता है, लेकिन बड़े बूढ़े जो हैं वो जिस प्रकार सलाह देते हैं और सब कुछ काम करवाते हैं, तो उससे जो है सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं बड़े बूढ़ों का घर में होना बहुत जरूरी है। और रामी चाची को उन्होंने कर्ज दिया था, जो उन्होंने लिया था कि फसल के कटने पर जो है उन्हें वापस कर देंगी, लेकिन वो किसी कारणवश वापस नहीं कर पाई। इसीलिए दादी माँ जो है वो उन्हें डांट रही थी
और लेखक कहीं बाहर से आया था तो उसने देखा कि वो दरवाजे के बाहरी जो द्वार था, निस्तार माने बाहरी द्वार पे ही रामी चाची को डांट रही हैं। यद्यपि जो रामी चाची उनसे माफी मांग रही थी और पैरों की ओर उनके झुक रही थी, कह रही थी कि बिटिया की शादी है और आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, मतलब निस्तार उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, शादी उसकी कैसे होगी। तो इस तरीके से दादी माँ जो है रामी चाची को डांटा तो वो उससे क्षमा मांग रही थी। तो हट अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जैसे ही दादी माँ के पैरों की ओर रामी चाची झुकी तो उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए। इसी समय लेखक ने बोला कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चला है समझाने। तो जब लेखक ने ये कहा कि जो है गरीब है और कि ये जो बात हो रही थी जो लेखक को अप्रिय लग रही थी, तो उसको जो दूर करने की वजह से उन्होंने ऐसे कहा कि दे देगी गरीब है, तो दादी माँ उस पर ही बोल थी कि चल चला है समझाने, उसको हटा दिया और मैं बता रहे थे कि चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन में रास्ते में रामी चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा कि उड़न हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हकाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो रामी चाची जो हैं वो क्या कह रही थी, दादी की बड़ाई करने लगी। लेखक इस बात को भूल गया था और एक दिन रास्ते में जो रामी की चाची हैं उन्हें मिल गई और वो दादी को जो है दूधो फलो पूतो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो मैंने वो जो है विह्वल होकर, भावपूर्ण होकर कहने लगी, उनका नाम धन्नो था रामी की चाची का, तो वो विह्वल होकर कहने लगी कि उऋण हो गई बेटा, मतलब मैं उस ऋण से मुक्त हो गई, तुम्हारी दादी का भगवान जो है भला करे, हमारी मालकिन का मतलब जो देने वाला होता है वो मालिक ही माना जाता है। तो उन्होंने पीछे का जो सारा रुपया था वो मेरा माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट भी देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी, मतलब बेटी की शादी है, 10-5 रुपए की कमी न हो, उसके कारण जग में हंसाई न हो। और वो दादी की बड़ाई कर रही थी, कह रही थी वो देवता है देवता। तो लेखक ने कहा उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो इस तरह से जो लेखक है उसने देखा कि दादी माँ जो है वो कितनी उदार है, उन्होंने रामी की चाची का सारा कर्ज माफ कर दिया और उस कारण से जो है धन्नो चाची बहुत जो है खुश हो गई है और जो दया उनके प्रति दादी माँ ने दिखाई उसके प्रति जो है वो बहुत ही खुश है। तो वही कह रहे थे। तो लेखक ने ऐसे ही उनके मन की बात जांचने के लिए कहा कि तो उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े लोगों का काम है, जो पैसा देगा तो वो डांटेगा भी, नहीं डांटेगा तो फिर फायदा ही क्या। तो जो लेखक है वो इस बात पर जो है इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसे समझ में आ गया कि दादी माँ यदि किसी को डांटती भी हैं तो भलाई के लिए और अपनी दया दिखाती रहती हैं लोगों को। तो बच्चों ये आप लोगों को मैंने जो है अनुच्छेद के
पढ़ कर उनकी व्याख्या की है और इसी आधार पर बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उनके उत्तर आप लोग जो है लिखिएगा और यदि आपने लिख लिए हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखिएगा बच्चों, केवल इन्हें याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 22 मई के बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों पाठ से संबंधित प्रश्न ये हैं। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो दादी माँ कहानी के लेखक आप लोगों को पता ही है कौन है, मैंने पहले भी लिखवाया है, तो मैं बता दे रही हूँ कि शिव प्रसाद सिंह है दादी माँ कहानी। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? तो लेखक को कौन सी बीमारी हो गई बच्चों? आप लोग जानते ही हैं। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? कहानी का वर्णन करते हुए, कहानी के बारे में पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया। शुभचिंतक शब्द का क्या अर्थ है, ये भी मैंने बताया बच्चों। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? तो लेखक के भाई का कहानी में क्या नाम है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर कहानी की व्याख्या में आए हुए हैं और आप लोगों को मालूम है। यदि फिर भी इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस कहानी की अगली व्याख्या जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।